Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Balikatu straightforward with तलाज तोई यकीनन हिन खां अॻु में कि मां पीपल्स पार्टी जी कंहिं नालनि वारे मनसूबनि ते कामयाबी जी ॻाल्हि कयां। अॼु सभिनीनि खां वॾी ख़बर जंहिं ते DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं सॼी क़ौम खे ॿुधायो कि यकीनन वॾा चैलेंजिस आहिनि जंहिंजो मुक़ाबिलो पाक फ़ौज हर ॾींहुं करे पई। DGISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते ॻाल्हाइण खां अॻु में तव्हांखे इहो ॿुधाइणु ज़रूरी आहे कि मोदी जी इंतिहा पसंद हुकूमत जेको मीडिया ते हिन महिल नैरेटिव ऐं बयानियो हलाए पई, उहो बयानियो आहे जंग जो, हमले जो, बदिले जो, ऐं इहो यकीनन हिकिड़ो कूड़ो बयानियो आहे। छो जे करे अॼु असांखे ख़बर पइजी वई आहे। वजह इहा आहे कि जेके कमांडर हुआ उते इंडिया में भारतीय इंडियन आर्मी जा नॉर्दर्न कमांड जा जेके लेफ्टिनेंट जनरल साहब हुआ उते, जंहिंजो नालो हुयो जनरल कुमार, हुननि खे अॼु अरेस्ट करे वरितो वियो आहे। छा थियो कि जॾहिं हमिलो थियो त पंहिंजी फेलियर खे एक्सेप्ट करण जे बजाए, तव्हांखे ख़बर आहे नाकामी पंहिंजी इंडिया कॾहिं एक्सेप्ट त कंदो न आहे, त हुनखे एक्सेप्ट करण जे बजाए हुननि पंहिंजे नॉर्दर्न कमांड जे जनरल कुमार खे पहिरियों बरतरफ़ कयूं। पोइ जनरल कुमार जी स्टेटमेंट आई कि इहो हमिलो पाकिस्तान मां कोन थियो आहे, इहो हमिलो इंडिया जे माण्हुनि कयो आहे, असांजा ई माण्हू मुलविस आहिनि, जंहिंखां पोइ हुननि खे अरेस्ट कयो वियो। इंडियन मीडिया तव्हांखे ख़बर आहे आउट ऑफ कंट्रोल, हमेशह हिकिड़ो अहिड़ो ड्रामा जेको इलाही शोर मचाईंदो आहे, जंग 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 जो राग आलापे पियो। ऐं हाणे DGISPR जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, द टर्म्स दैट ही हैज़ यूज्ड इज़ इररिफ्यूटेबल एविडेंस, इंडियन टेरर नेक्सस इन पाकिस्तान। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल्ला साहब, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो एविडेंस है, जिसका इस वर्ड का मतलब तो यही है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये इतने ऐसे शवाहिद हैं कि बिल्कुल किसी भी अदालत में जाएं तो साबित करना कोई मुश्किल ना हो। ऐसे एविडेंस के होने के बावजूद हम क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें इंसाफ मिलेगा, इंडिया को कोई सज़ा मिलेगी? जबकि कनाडा बोल चुका है कि वो टेररिस्ट है, कतर बोल चुका है कि वो टेररिस्ट है, दुनिया को मालूम है वो टेररिस्ट है। बट सैडली आपकी नज़र में इस इररिफ्यूटेबल एविडेंस से हमें क्या करना चाहिए और इसकी कितनी पावर है? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। मैं ऑल्सो वेलकम करना चाहूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब को, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ब्रिगेडियर अहमद, कैन यू हियर मी सर? आई होप यू कैन हियर मी, पर थोड़ी सी मेरी डिस्टर्बेंस सुनने में आ रही थी लाइन में। ब्रिगेडियर साहब, मेरा यही सवाल आपसे है, द वैल्यू ऑफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर बड़ा खुल के लाइन हैज बीन ड्रॉप। खैर, DGISPR साहब जेका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, हुन में हुननि सॼा सबूत रखी छॾिया आहिनि साम्हूं। ॿुधायो आहे क़ौम खे कि 25 अप्रैल ते अब्दुल मजीद नाले सां हिकिड़े दहशतगर्द खे गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिंखे इंडियन आर्मी जो हिकिड़ो सर्विंग मेजर कमांड पियो करे इंडिया मां, ॿुधाए पियो छा करिणो आहे। रिकॉर्डेड कॉल्स तव्हांजे साम्हूं रखियूं वयूं ऐं ॿुधायो वियो एग्ज़ैक्ट मॉडस ऑपरेंडी, यानी कार्रवाई कीअं कंदा आहिनि। हिकिड़े ड्रोन ते हिकिड़ो बम अटैच करे छॾींदा आहिनि जंहिंजो वज़न 2.5 किलो हूंदो आहे, जंहिंखे IED चइबो आहे, इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। हो लॻाए करे बॉर्डर मां मोकिलींदा आहिनि ऐं पोइ हुनखे पैसा बि ट्रांसफर थींदा रहंदा आहिनि ऐं पोइ ॿुधायो वेंदो आहे कि हे IED हे बॉम्ब किथे प्लांट करिणो आहे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप यू कैन हियर मी। खैरियत से हैं हुजूर? वालेकुम अस्सलाम। आपको अब आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू आपके वक्त के लिए अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, आपका सवाल सुन लिया था, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, अब बताइए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां तक बात यह है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें बहुत अहम है। पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि रॉ तो मुलविस होती थी, लेकिन इस बार जो ये दहशतगर्दी है, ये रियासती दहशतगर्दी है और इसके अंदर फौज मुलविस है और वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है। ये बड़ी अहम बात है। उसके लिए उन्होंने एक मेजर जो संदीप हैं उनका और जो एक सूबेदार मेजर हैं इंडियन आर्मी के, उनके आपस की कन्वर्सेशन और दीगर सबूत जो है वो अभी सामने रखें, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो कि वक्त आने पे जो है वो मुतल्लिका फोरम के ऊपर पेश किए जाएंगे।
अब जो उसके अंदर अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं से भी हमारे एविडेंस की आप तहकीकात करवा लें और इंडिया जो है अपने मर्जी का कोई भी जो मुल्क है इंटरनेशनल उससे इंक्वायरी करवा ले, हमारे जो नाकाबिले तरदीद सबूत है। अब ये बात बड़ी अहम है और ये अहम इसलिए भी है कि ये एक आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर सुपर पावर पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान कह रहे हैं। बड़ी ये दुनिया के अंदर ये बात बड़ी अहम तरीके से ली जा रही है, इसको बड़ा वेटेज दिया जा रहा है। अब दूसरी बात इसके अंदर यह है कि उन्होंने कहा कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनको भी कैजुअल्टी बनाया जा रहा है। एक तरफ तो चले फौज को आप बनाते हैं, वो तो आपका दुश्मनी होती है, लेकिन आप सिविल आबादी को और खास तौर पे आप ये बता रहे हैं कि जी आप आबादी वाली जगह पे जहां मीडिया ज्यादा से ज्यादा हो वहां इस खबर को जो है उछाला जाए और इसके अंदर सिविलियंस को कैजुअल्टी बनाया जाए। ये है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया तलहा साहब जब कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो जो है वो भारत के ऊपर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म पे बात कर चुके हैं और नजर सिंह का जो कत्ल था जो कि कैनेडियन शहरी था उसका वो बता चुके हैं कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है गुरपतवंत सिंह पुन्नू का जो इस टाइम पे सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा हैं, उनका जो कत्ल का प्लॉट अमेरिका में बनाया गया उसके अंदर बाकायदा उन्होंने उनकी अदालत ने अमेरिकन अदालत ने अमित शाह उनको जो है वो नामजद कर दिया है। तीसरी जानिब जो है वो बरतानिया जो है उनका अखबार जो है गार्डियन वो लिख रहा है कि भारत जो है वो तमाम की तमाम हदें पार कर गया है और दुनिया के अंदर टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। चौथा चीज जो है वो है आपका कतर, जहां 9 जो अहलकार थे जो रॉ के जो कि वहां जासूसी के इल्जाम में थे, शेख तमीम ने उनको फांसी की सजा दे दी थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो है वो माफी तलाफी करवा के जो है वो उनको वापस लाए, वरना उनको भी फांसी की सजा हो चुकी थी। पांचवा यह है कि पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों का वो कत्ल करवा चुके हैं टारगेट किलिंग का, और इस बात का एतराफ उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो कर चुके हैं, अजीत डोवल कर चुके हैं और खुद नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के जलसे के अंदर ये बात को तस्लीम किया। ये तो बात है जो आपने इररिफ्यूटेबल एविडेंस की, और आज के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान आर्मी एक लीगल केस और लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है अगेंस्ट इंडियन इवल डिजाइन्स इन द रीजन। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान हुकूमत इससे पहले ये कह चुकी है कि आप पहलगाम का जो इंक्वायरी है वो आप किसी से भी करवा लें इंटरनेशनली, जहां से आपका दिल चाहता है पाकिस्तान उसमें मदद करेगा। ज्वाइंट इंक्वायरी करना चाहते हैं ज्वाइंट कर लें, लेकिन माजी की तारीख है कि चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, वो चाहे आपकी पुलवामा हो, चाहे वो आपका जो है वो उड़ी हो या पठानकोट हो या फिर आपका बॉम्बे हो, ये तमाम की तमाम इंक्वायरियों से भारत भाग गया। खास तौर पे पुलवामा के ऊपर अगर बात की जाए जिसके अंदर जो है 44 भारतीय फौजी जो थे वो मारे गए थे, तो उसके ऊपर जो है सत्यापाल मलिक जो कि गवर्नर थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, उनका ये बयान मौजूद है कि नरेंद्र मोदी के घर पे खुरा निकलेगा अगर इसकी तहकीकात सही अंदाज में हुई। आज जो वाकया हुआ है वो मकबूजा कश्मीर में, वो मेरे ख्याल में एक पहलगाम से तहलगाम की तरफ जो है वो एक कदम है, और वो है जो लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार जी सर, जो जिन्होंने बाकायदा ये कहा कि पहलगाम के वाकये के अंदर भारत खुद मुलविस है, उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे फिलहाल। अब ये बात क्यों कही गई ये जानना हमारे लिए बड़ा अहम है। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा, लेकिन इसको हमें ये समझें कि जनरल कुमार जो हैं वो कौन है। पहली बात यह है कि वो वाइस चीफ रहे हैं, वो डिप्टी आर्मी चीफ रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, और वो DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है, और इस टाइम पे कश्मीर में भारत की आधी फौज जो है वो झोंकी जा चुकी है, यानी कि वो आधी फौज को कमांड कर रहे हैं
16 कोर के तहत, जिसको नदरन का जो है वो कमांड कहा जाता है। अब ये मुस्तकबिल के आर्मी चीफ भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये नेक्स्ट इन लाइन है। अब क्या ये जनरल कुमार का अपना फैसला है? एक हफ्ते के बाद वाकई के ये बात आना, इसका मतलब यह है कि जनरल कुमार ने, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने अपने तई जो है वो तमाम इंक्वायरी कराई होगी, उन्होंने तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये उनके इलाका है। तो इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इस किस्म का वाकया होना, तो यकीनन फौज के ऊपर, भारत की फौज के ऊपर बदनामी जो है वो आ रही है, और ये लानतान खुद भारत के अंदर भी शुरू हो चुकी है। मुझे इस वजह से फौज की इज्जत और मुझे आपसे सर पहलगाम का मतलब भी समझना है। आपने इशारतन बहुत कुछ कहा है। मेरे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब काफ़ी सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। सॉरी ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपका। अब ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र में ये नाकाबिले तरदीद एविडेंस सबूत का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ताकि हम भारत को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकें उसकी दहशतगर्दी का? ब्रिगेडियर साहब। जी देखिए, अब्दुल्ला गुल साहब ने इसको बड़ा तफसील से इसको बयान किया। इससे पहले भी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर इंडिया के जो हकीकत पर मबनी डोजियर जमा करा चुका है, लेकिन अब जब कनाडा में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक यूके में और नीचे कतर में जब ये पकड़े गए हैं, तो उसके बाद अब जो ये एविडेंस का जमा कराना है, ये इंडिया का और रॉ का असल चेहरे को, जो पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो उसके बारे में पोजीशन लेता है, अब कैनेडियन अमेरिकन इंसिडेंट के बाद ही उसको मजीद सब्सटेंशिएट करता है। अब ये याद रखें कि जंगें जो है बेसिकली पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने का एक टूल होती हैं। अब कन्वेंशनल वॉर या दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब लड़े, तो उसके लिए तो हम वक्त तैयार, और पाकिस्तान की बैटल जो प्रिपेयर्डनेस है, ये ऑपरेशन रेडीनेस, उसमें कोई दो राय नहीं है। बगैर कॉम्प्लिसेंट हुए आई कैन वेरी कन्वीनियंटली क्लेम कि हम मच बेटर प्लेस्ड हैं विद रिगार्ड टू ट्रेनिंग विज़-अ-वी इंडियन आर्मी। तो लिहाजा अब इसको कैसे यूज करें? कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉर अगर नहीं होनी, तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है इस वक्त मोदी भी उसका कर रहा है और हम उसको भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो लिहाजा बगैर गोली फायर किए हम इंडिया को उस पोजीशन में ले आए हैं आज, स्पेशली जो उसकी कॉफिन में किस्म का एक और कील ठोका है DGISPR ने, कि जहां पे वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए, अपनी पोजीशन से वापस हटे, अपनी रविश को ठीक करे। और अब तो जो है वो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिहाज से इस तरह से भी है कि जब से ओवरसीज कन्वेंशन में चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक पोजीशन ली थी टू नेशन थ्योरी के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, कि हमारी शहर गए और हम इसका दिफा करेंगे। अब उसी के तसलसल में आज जो सबूत दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि आज उसी सिलसिले में जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने सालिसी की पेशकश की है। अब सालिसी का मतलब यह है कि उसमें किसी न किसी स्टेज के ऊपर उन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का भी जिक्र आएगा, कि जिसकी वजह से कश्मीर डिस्प्यूट अभी तक अनरिजॉल्व है। अब कश्मीर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व होने की जब बात होगी, तो फिर प्लेबिसाइड की बात होगी। तो ये पाकिस्तान का जो 76 साल पुराना एक मुकदमा चल रहा है, वो मैं समझता हूँ कि आलमी अदालत में या कमिटी ऑफ नेशन में यूनाइटेड नेशंस की छत के नीचे डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर नाउ इज अ विजिबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो पाकिस्तान का हमेशा से मुद्दा रहा है। तो इसे पाकिस्तान के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। जहां तक बेटर प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक इंडियन आर्मी का, वो अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी तफसील से कवर किया है कि जनरल कुमार ने जैसे रिग्रेट किया कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, हम लोग तैयार नहीं है, सरप्राइज भी नहीं ले सकते हैं, तो उनका मोरल देखा जा सकता है। आज अपने ही फ्रेंडली फायर से 5 सिख भी उन्होंने मारे हैं, अपने 2 क्वाड कॉप्टर्स गिराए हैं, उनकी ट्रेनिंग का आलम भी सबके सामने है। सर, एक बात पूछनी है ब्रिगेडियर साहब, वॉर है उसके रंग लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजवा साहब साबिक सफीर हैं कौमी सलामती के और अक़वाम मुत्तहिदा में भी, उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर हम जवाब देंगे तो बात बढ़ जाएगी। आई विल कम टू यू अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब आपकी नज़र में, क्योंकि भारत के मीडिया पे तो एक काउंटडाउन चल पड़ा है जंग का, कि अब होने वाली है, अब होने वाली है, अब जवाब आएगा, अब हमला होगा, तो प्रेशर बढ़ गया है और उनको इलेक्शन भी नजर आ रहा है बिहार का, तो इस वजह से बड़ा कहा जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे इंतहाई अहम है। आपकी नजर में पहलगाम अगर तहलगाम बनता है तो क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, ब्रिगेड शहीद साहब ने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं। मेरे ख्याल में
पहलगाम तो मुझे नहीं लगता बनना हुआ। उसकी वजह यह है कि ब्रिगेड साहब भी फौजी हैं और मैं भी फौजी से कम नहीं हूं। देखिए, मुझे ये मालूम है कि एन बैटल टाइम के ऊपर अगर चेंज ऑफ कमांड हो जाए, और वो भी इस अंदाज में कि किसी ने चेंज नहीं किया, बल्कि उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो कईयों के लिए हीरो का दर्जा होगा, कईयों का वो कमांडिंग ऑफिसर है, कईयों का वो उस्ताद रहा होगा, कईयों का वो जो है वो लोग उसकी तरफ आंखें उठा के देखते होंगे। आज क्या वजह है कि वहां जनरल शर्मा जिसको रिप्लेस किया गया है उसकी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है? क्या वजह है कि आज भारत जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल द्विवेदी की जो है अपनी रजामंदी से हुआ? क्योंकि जो जनरल चौहान जिनको रिटायर हो गए थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनको दोबारा वर्दी पहनवा के जो है इस कमांडर डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के अंदर जो है ला लगाया, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडियन आर्मी के अंदर मुश्किलात चल रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो ये कह रहे हैं इंडियन आर्मी, जो कि मेरा ये ख्याल है और मेरे ख्याल में ब्रिगेड साहब भी इसके ऊपर मुफस्सल बात कर पाएंगे, कि कभी भी कोई फौजी जब ये फैसला करता है, क्या जनरल कुमार जो थे सुशिंद्रा कुमार, क्या वो उनका बिल्कुल वो कोई अकल से पैदल आदमी थे? बिल्कुल भी नहीं, वो बड़ा अकलमंद आदमी है। तो फिर उसने क्या ये तमाम की तहकीकात और जो तमाम उसने अपनी रिपोर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद मजबूत अखबार वालों को भी भेजी रखी हो और अपने जो है आर्मी की हाई कमांड को भी भेजी हो, और उसने इसी तरीके से इंटरनेशनली भी, क्योंकि एमआई के अंदर रहने से उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है वो मुख्तलिफ डिफेंस जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ बने होंगे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये बात जो है ये तो बहुत दूर निकल जाएगी। इसका मतलब है कि इंडियन फौज को अपनी साख बचाने के लिए जो है वो अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उनको बलि का बकरा बनाने के लिए जो है वो कुर्बान कर डाला है, पूरी भारत के अंदर बदनाम कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 400 किलोमीटर का इलाका जो है वो तय करके 250 चेक पोस्टें गुजार के कैसे कोई पहलगाम पहुंच गया। लेकिन जो इसमें अहम बात है, क्वाड कॉप्टर की बात की, देखें क्वाड कॉप्टर के लिए हो सकता है हमारे अवाम के लिए ये एक बिल्कुल मामूली बात हो, लेकिन मैंने इसको बहुत गौर से जायजा लिया है। ये क्वाड कॉप्टर गिराया नहीं, बल्कि ये ओवरराइड करके उतार लिया गया, यानी कि पाकिस्तानी जो कंप्यूटर सिस्टम था वो इतना मजबूत था कि उसने उनको ओवरराइड कर लिया, हैक कर लिया, और वो तमाम का तमाम डेटा जो उसमें मौजूद है, जहां की वो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी साख क्या है, वो किस किस्म के उसमें पुर्जे लगे हैं, ये तमाम बातें पाकिस्तान के पास आ गई हैं। और बहुत सारी चीजें जो उनके पीछे सिग्नल्स की कमांड है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो पाकिस्तानी का ये जो क्वाड कॉप्टर को उतारना और फिर शाम को दूसरा भी उतार लेना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको आप समझें कि ये एक, जिसको कहते हैं ना कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपके सामने आया है, बहुत कुछ पीछे है। लेकिन साथ ही साथ जो आप देखें इंटरनेशनल उसके ऊपर, जब माइक पोम्पियो ने ये कहा था 2019 में, जो सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने ये कहा था कि जनाब भारत को अपना जो है वो हॉट परसूट करने की इजाजत है, तो फिर उसके ऊपर फिर भारत ने जो है वो एक ड्रामा रचाया था। लेकिन इस बार अमेरिका ने झंडी करा दी। अमेरिका की झंडी क्या मतलब है? हाथी के पैर में सबका पैर, और यूरोप ने भी जो है वो भारत को कोई हाथ पकड़ाई ना दिया। इसलिए भारत अब जो है वो एक अजीब मखमसे का शिकार है। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर लान तान कर रही है, तो दूसरी तरफ फौज में बगावत हो गई है। और ये जो वाकया हुआ है जिसमें 5 सिख जो है वो कत्ल हो गए हैं, सिख सोल्जर जो है, आप ये देखिए कि वो सिख सोल्जर हैं कौन? ये वही हैं जिनको जो है जब सिख हाई कमांड ने जो है खालसा मूवमेंट में ये कहा कि आपने जो है वो अब पाकिस्तानी फौज के सामने लड़ना नहीं है, तो ये बगावत तो उनकी अपनी फौज के अंदर मौजूद है। और अगर फौज ने हथियार रख दिए इस मामले में, पहले तो जंग का मेरे ख्याल में खतरा ज्यादा था, लेकिन अगर अब शायद इस मामले पे हुआ क्योंकि कमांड चेंज हुई है, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी ये मामला जो है वो कोई मजीद आगे की तरफ बढ़ेगा। अभी इंडिया के लिए मुश्किलात हैं, और नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत को बचा ले तो यही बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे अब उसकी हुकूमत घर जाते हुए नजर आती है। इंशाअल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, जो जिक्र किया अब्दुल्ला साहब ने कि जिस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करके उनके ड्रोन्स को लैंड करवा लिया, हम ये भी जानते हैं, हमारे आईटी मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि बहुत सारे हैकर्स ने
पाकिस्तानी वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की, पोर्टल्स को हैक करने की कोशिश की, जिनको नाकाम बनाया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। जिस तरीके से वो IED 2.5 किलो का बम एक ड्रोन पे लग जाता है, बताया DG साहब ने कि उसको लोकेशन पे उतार के फिर दूसरे बंदे को बताया जाता है कि यहाँ से जाके बम उठा लो, ड्रोन उठा लो। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इस जंग के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी बात कीजिएगा सर। देखिए, टेक्नोलॉजी इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, इंतहाई प्रिसाइज है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी काफी हद तक जो है एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने शायद जिस तरह वो टूटा नहीं है जमीन पे गिर के, तो बड़ा एविडेंटली नजर आता है, कंट्रोल करके अपने पास लैंड करवाया। तो जहां तक पाकिस्तान के शेर जहां पे ऑन ग्राउंड है, वहीं पे हमारे जो साइबर वाले शेर हैं वो भी अपना रोल अदा इसमें कर रहे हैं। और वो हमारे सामने है कि आज हमने उनकी हैकिंग की एफर्ट को जो है वो आज उसको हमने रोका है और हैक नहीं होने दी हमने अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट। एक चीज अब्दुल्ला साहब की बात जलन कुमार के मुताल्लिक की थी, मैं उसमें ये समझता हूँ मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि हो सकता है क्योंकि वो एक इंतहाई ज़हीन आदमी है और MI के अंदर वो DG भी रहा हुआ है और वाइस चीफ भी रहा हुआ है, तो शायद उसने या तो अपने आप को प्रेजेंट किया खुद या मोदी ने उसको रिक्वेस्ट की है फेस सेविंग के लिए। क्यों अब उसने कहा था कि रिवेंज लूंगा, अब हो नहीं सकता क्योंकि वहां के जो नॉर्दर्न कमांड का जो जनरल है उसने रिजाइन कर दिया, फॉर दैट मैटर उसको अरेस्ट कर लिया जो भी उसके साथ किया। तो शायद उसको फेस सेविंग सामने रखते हुए उन्होंने कहा हमारी ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस नहीं है इसलिए जंग नहीं हो सकती। तो ये भी एक इसके पीछे हो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और मिलिटरी। समझता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि देखो क्यों है तनाव, कहाँ है चुनाव, तो वो ही बात है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जो सिलसिला हमेशा से होता है कि इलेक्शन से पहले एंटी पाकिस्तान एक हाइप क्रिएट की जाती है। मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी खास करके और आमतौर पर शायद इस नैरेटिव से पीछे हटेंगे क्योंकि बहुत हजीमत उठाना पड़ी उनको। और अब भी जैसे राइट सर, जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट है, ये नहीं कि हम जंग से पीछे हट रहे हैं, हम तो दो स्टेप आगे हैं। वी आर रेडी, फर्स्ट स्टेप वो लें, हम 2 स्टेप लेंगे, लेकिन अगेन एक जिम्मेदार और रैशनल मुल्क होने के नाते, एक सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड होने के नाते उन्होंने कहा कि जंग जो है 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के दरमियान जब भी होगी तो उसको स्पाइरल अप होने से रोकना बेहतर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ताबिन मेहमान जी वरी वरी मेहरबानी। असांजे वज़ीर आज़म साहब भी जॾहिं अक़वाम मुत्तहिदा जे सेक्रेटरी जनरल सां फ़ोन ते राब्तो कयो, सिचुएशन सां आगाह कयो, त उन्होंने इहो ई चयो कि हिन महिल दुनिया में जेके हालात आहिनि, ॿी जंग हाणे शुरू थियणु न घुरिजे। हालात इलाही दुनिया लाइ ख़राब थी वेंदा। ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। कीप वॉचिंग आवाज़ TV। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं हाणे उन इंपॉर्टेंट इशू ते डिस्कशन कंदासीं जो तव्हांखे इंतज़ार हो, नहरनि जो मामलो। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। बैरिस्टर साहब, इफ़ आई वाज टू आस्क यू कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि बज़ाहिर जो इमोशंस, जज्बात, एहसासात सिंध के अंदर थे, बलूचिस्तान के अंदर थे, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए? थैंक यू जितोई साहब। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग और अपनी पॉलिटिकल मकबूलियत के लिए काम करती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को बने 7 साल होने को है और हमेशा पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है कि वो एक वफाकी अवामी सियासी जमात है। अब इसके लिए हमें जज्बाती सियासत नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ इमोशंस को नहीं देखना होता है, हमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को भी देखना है, वफाक की मजबूती को भी देखना है और कौमियतों के हकूक को भी देखना है। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक जो हमारा स्टांस रहा है वो यही है। आपने ये केनाल्स के इशू को देखा कि जो सो कॉल्ड कौमी जमातें हैं, वहाँ की कौम परस्त जमातें हैं, उन्होंने इस वक्त जान अंगेजी की है, जज्बात को उभारने का काम किया है। मैं तो उन्हें हमेशा से टांगा पार्टियां कहता हूँ, क्योंकि कोई भी हो और सिंध को तो मैं हमेशा बहुत आगे समझता हूँ,
ये कलंदर की धरती है, बिटाई की धरती है, शहीद भुट्टो की धरती है, तो यहाँ पे तो हमेशा बड़ी ही टॉलरेंस की बात होती है। इसीलिए कोई भी कॉम्प्रेस जमात कभी आगे नहीं आ सकती है। लेकिन इस मौके के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि सिंध के अंदर एक जज्बाती कैफियत पैदा की जाए, ऑपोजिशन वफाक अलायंस को क्रिएट करने की कोशिश की गई सर, एक ऑपोजिशन अलायंस बिल्कुल। जिसमें वकीलों को भी शामिल किया गया। जी बिल्कुल। देखिए, अलायंस से तो हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जब आप ये करते हैं जज्बातियत, तो कहीं ना कहीं फसाद अंगेजी होती है। और उस सूरत हाल में जब आपका KPK भी दहशतगर्दी की लपेट में हो, बलोचिस्तान में भी शदीद तरीन दहशतगर्दी हो, आपकी जो इकोनॉमी है वो फ्रेजाइल हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो उसमें इस वक्त ये बॉर्डर्स को बंद करना, मुश्किलात पैदा करना, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने जो स्टांस लिया वो बड़ा असूली स्टांस था। और उसी स्टांस की वजह से ये आपके सामने आया कि हमने ये सारा कुछ मंजूर करवाया, कैनाल के मंसूबे को खत्म किया, और एक दफा फिर वफाक को ये मानना पड़ा कि जो पानी की तकसीम है वो तमाम सूबों की मर्जी के मुताबिक होगी, और किसी को भी हम लोग किसी के हक के ऊपर गसब करने नहीं देंगे। तो पीपल्स पार्टी अगर पंजाब की जमात है, खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, सिंध की जमात है, बलूचिस्तान की जमात है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जमात है, तो वो वफाक की जमात है। तो एक दफा फिर सबूत दिया है शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी में कि चारों सूबों की जो जंजीर है वो बेनजीर की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर, सिंध के लोग एक चीज और पूछते हैं आज पीपल्स पार्टी से कि क्या गारंटी है कि दोबारा कभी इनके दिल में ये ख्याल नहीं आएगा, ये ख्वाब दोबारा पैदा नहीं होगा? बैरिस्टर साहब, देखिए, ख्याल के बारे में तो मैं ऐसा ख्याल और वसवसे तो रोके नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि तो हम इसको फुल स्टॉप कैसे लगाएं सर? फुल स्टॉप कैसे लगाएं सर? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। देखिए, मैं पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हमें भी यहाँ पे रोज सेमिनार्स होते हैं, कालाबाग डैम की अफादियत के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसके आगे फुल स्टॉप लगवा दिया है। और हम जैसे पंजाबी भी लाहौर में और पंजाब में बैठ के भी इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि एक डैम से बहुत आगे है इस्तेहकाम, एक डैम से बहुत आगे है, और 2 या 4 कैनाल से बहुत आगे है सिंध का पाकिस्तान के साथ रहना। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आज पाकिस्तान बनाया है तो वो सिंध ने बनाया है। करेक्ट। सिंध असेंबली ही कभी पाकिस्तान की असेंबली थी, वही पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली थी, वहीं पे पाकिस्तान का फ्लैग हुआ, वही गवर्नर जनरल हाउस जो था, गवर्नर हाउस सिंध, वो जिला साहब की रिहाइश क्या थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस चीज को बड़ा बखूबी समझती है, तो आप फुल स्टॉप ही समझे। बहरहाल फिर अगर किसी के जहन में ये वसवसा और फितना आया तो वफाक मजबूत है और पीपल्स पार्टी मौजूद है। सर, हम जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन है भारत के हवाले से। भारतीय मीडिया जंग के बैंड्स बजा रहा है, वो तबला बजा रहा है, तबले जंग बजा रहा है, और कह रहा है कि बस अभी नहीं तो कभी जब बहुत जल्द हमला होने वाला है। और हम जानते हैं आज DGI-SPR साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया जो नेक्सस है इंडियन टेररिज्म का, भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क, उन्होंने पूरा बेनकाब किया, बता दिया बम कैसे आता है, कैसे डिलीवर होता है, किस तरह लगाया टारगेट, ये वो। सर, इस पूरी सिचुएशन में आमिर साहब, मैं आपकी सियासी बसीरत से ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन पहले भी बहुत दफ़ा हुई है, पहली बार नहीं हो रही है, और उस वक्त भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपना किरदार अदा करते रहे हैं। एक दौर था नवाज शरीफ साहब वाजपेयी के साथ थे, मोदी साहब के साथ भी करीब रहे हैं, बुला चुके हैं, जरदारी साहब का बड़ा रोल है, वो भारत का टूर कर चुके हैं। तो इस वक्त आपकी नज़र में, आपकी सियासी बसीरत की नज़र में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, जिसे सब हमेशा पॉलिटिक्स ही मामला को हल करती है, और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का आर्ट है। आपको याद होगा कि जब जंग हुई 71 में, फॉल ऑफ ढाका हुआ, तो भुट्टो साहब गए जब 93,000 कैदी थे और आपका 5,000 मुरब्बा मील भारत के कब्जे में था, और बड़ी ही ज्यादा आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी थी। और उसके बावजूद डायलॉग का रास्ता खुला, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसी शिमला एग्रीमेंट के साथ
आपके सामने है कि उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जंग नहीं हुई, और उसकी एक बड़ी वजह हमारा एटमी कुव्वत बनना भी है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता तो खुला होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा से हालात देखें तो ये जो मोदी साहब है वो जैसे कहते हैं ना कि चिराग बुझते हुए एक दफा फिर टमटमाता है और बड़ी लो से जलता है, तो मोदी साहब के अंदर वो जाते जाते अपनी उम्र के इस हिस्से में वो जो जंग जुआना कैफियत है, और ये पाकिस्तान के लिए तो खतरा हो या ना हो, खुद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं आपको तारीख की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि आज तक भारत ने कबूल नहीं किया पाकिस्तान का बनना, और वो इसे बंटवारा कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि गांधी जी ने जब इनका फंड रोका गया नेहरू की तरफ से और पटेल की तरफ से, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, और इसी वजह से गांधी जी को असैसिनेट किया गया। और यही जमात थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी है सोच, उन्होंने ये मारा था गांधी जी को, और तब से ये आज तक ये हम के मुखालिफ हैं। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो समझा है, भुट्टो साहब हो, इंदिरा गांधी हो, टेबल पे बैठे हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो, राजीव गांधी हो, टेबल पे बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ हो या वाजपेयी हो, टेबल पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट जरदारी हो, जो भी हो, ये टेबल के ऊपर बैठा गया है। आज भी भारत के अंदर अगर मोदी को एक साइड पे करें तो आज भी भारत के अंदर बहुत सी क़यादतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात चाहती हैं, और होने भी चाहिए। और यहाँ पे जैसे हम अपने मुल्क के अंदर एक फॉर्मूला रखते हैं कि पंजाब अगर बड़ा सूबा है तो इसे छोटे भाइयों को साथ लेके चलना है, तो इसी तरह भारत एक बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, लेकिन अगर वो खतरा बन के रहेगा पाकिस्तान के लिए, कभी श्रीलंका के लिए, कभी बांग्लादेश के लिए, कभी नेपाल के लिए, तो फिर ये देखना पड़ेगा, और यूनाइटेड नेशंस को भी देखना पड़ेगा कि एक ऐसी कुव्वत कि जो अपनी जारहाना अज़ाइम रखती है, तो क्या उसके साथ छोटे ममालिक का गुजारा हो सकता है? तो हम तो पाकिस्तान तो उसका मुकाबला कर रहा है, 5 गुना कम आबादी में और रकबे में होने के बावजूद हमारे पास जो शहीद भुट्टो की दी हुई एटमी टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जंग नहीं होगी। मोदी एक खेल खेल रहा है, वो आपको पता है कश्मीर के अंदर जो उसने किया है, जो कर रहा है, आबादी के जिस तरह तब्दीली लेके आ रहा है, मुसलमानों की आबादी को कम किया जा रहा है, हिंदुओं को बढ़ाया जा रहा है, तो ये जो पहलगाम का सारा ड्रामा है ये मोदी का रचाया हुआ ड्रामा है। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिएट की जा रही है, खवारिज के फितने को हवा दी जा रही है, तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, ये मोदी के ज़ेरे सरपरस्ती भारत की एक जारहाना अज़ाइम है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत भी इसका सामना करने को तैयार है, हमारी मुसल्लह अफवाज भी इसका सामना करने को तैयार है। लेकिन ये याद रखना चाहिए आलमी ताकतों को कि जंगें कभी मसाइल का हल नहीं होती, जंगों के बाद भी टेबल पे बैठना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात, भारत अगर हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहा है तो दहशतगर्दी में तो हम मारे गए हैं, 1 लाख के करीब लोग हमारे मारे गए हैं, आज भी हमारे 2 सूबे दहशतगर्दी की आग में है। आपका अगर पहलगाम में 30-35 लोग मारे जाते हैं तो आप उसे दहशतगर्दी का शोर उठा देते हैं, आपके मुंबई अटैक होता है तो आप दहशतगर्दी का शोर उठाते हैं। तो हमारी कौन सी मस्जिद है, कौन सा मंदिर है, कौन सा गिरजा है, कौन सी इमाम बारगाह है, कौन सा स्कूल है, कौन सा बाजार है जो दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी का तो हम शिकार है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी का सामना किया है, और इस वजह से भी किया है कि हमारे अंदर ये शरारत हो रही है, और इस वजह से किया है कि हमने आलमी जंगें लड़ी हैं। ये अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हमारे मुल्क के लिए अच्छा था या बुरा था, लेकिन बहरहाल हमने ये जंगें लड़ी हैं और दुनिया के कहने पे लड़ी हैं, और सबके कहने पे। तो अगर आज उसकी वजह से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, तो आज किधर है अमेरिका, किधर है हिलरी क्लिंटन की वो आवाज कि इस दफा हम पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, किधर है आलमी बरादरी, किधर है नेटो, किधर है यूनाइटेड नेशन जिसकी पीस कीपिंग फोर्सेज में सबसे ज्यादा पाकिस्तान काम करता है। लेकिन अगर आप एक मोदी जो कल तक अमेरिका के लिए दहशतगर्द था, अगर आज उसके अज़ाइम पाकिस्तान के लिए खतरा होंगे तो हम आवाज तो उठाएंगे, हम की बात तो करेंगे, हम आलमी बरादरी के साथ आवाज तो उठाते रहेंगे।
लेकिन इसके साथ जवाब देने की भी सकत रखते हैं। बिल्कुल ठीक हम है। 1970 का पाकिस्तान नहीं है। हम आज जो पाकिस्तान है वो एक ऐसी ताकत है, और अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो फिर भारत को भी हम नाको चने चबवाएंगे। ये मोदी को याद होना चाहिए, उम्र के इस हिस्से में जाते जाते सबको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। बैरिस्टर साहब वेल सेड सर। आखिरी सवाल सर, एक दहशतगर्दी का वाकया होता है और उसमें मालूम पड़ता है कि कोई दाढ़ी वाले लोग हैं और फिर वो मुसलमान साबित हो जाते हैं, तो फिर दुनिया में नैरेटिव फैलना शुरू हो जाता है इस्लामोफोबिया, कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है। इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस महफूज नहीं है, सिख महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है, वहां पर क्यों नहीं हम अब बात करते हैं हिंदू फोबिया की? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और दूसरे बड़े लोगों से भी कि हमें ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि हिंदू फोबिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। देखिए, मैंने तो हिंदू फोबिया की पहले बात की है। ये जो गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी की और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की। उसके ऊपर ये हिंदू फोबिया था जिसने अपने ही बापू को, अपने ही फाउंडर को, अपने ही फादर फिगर को असैसिनेट किया। देखिए जतोई साहब, हिंदू फोबिया हो या इस्लामोफोबिया हो, हमें इस्लामोफोबिया को भी एडजस्ट करना है। हमारे अंदर ये जो पैदा किए गए हैं और ये दुश्मन ने पैदा किए हैं, और हमारी स्टेट को पीपल्स पार्टी ने तो मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान के बयानिए को चेंज किया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमने न सिर्फ बातें की है, मैं आज भी दावत देता हूँ पढ़े लिखे लोगों को और दुनिया को, बीबी की जो किताब है रिकंसिलिएशन वो पढ़ी जाए, जिसमें रिलीजन्स के दरमियान जो तसादुम है और जो तहजीबों के दरमियान तसादुम है उसे रोकने की बात की गई है। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस्लामोफोबिया हो और उससे बढ़ के हिंदू फोबिया हो। देखिए, मजहब अगर कभी भी किसी की गर्दन काटने का कहता है तो वो कोई भी दीन नहीं कहता, कोई भी धर्म नहीं कहता, ये उसके पैरोकार कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमें बहुत सी चीजों को उठाना है। मैंने तो पहले कहा कि ये जो मोदी है, मोदी का रिकॉर्ड ये है कि अमेरिका ने उसे दहशतगर्द करार दे के और अमेरिका दाखिले पे पाबंदी लगाई, लेकिन क्या हमारी किसी सियासी जमात के सरबराह के ऊपर तो ये पाबंदी नहीं है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अगर दहशतगर्द माइंड का होगा तो उसे आवाम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। लेकिन ये क्या बात है कि हिंदुओं के मुल्क ने एक दहशतगर्द को, जिसे अमेरिका ने दहशतगर्द कहा था, उसे 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो ये एक बड़ी अलमिया है, बड़ी ही सोचने की बात है, और यही हिंदूफोबिया के खिलाफ सबसे बड़ी हमारी दलील भी है कि एक ऐसे शख्स को जिसे अमेरिका ने कहा था कि ये टेररिस्ट है, आज वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, इसी को हिंदूफोबिया कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम जो तमाम तो फीडबैक सोशल मीडिया में जरूर ॾिजो, पंहिंजो ख्याल रखियो। सुभाणे मुलाकात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।